Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABIM College, गोलमुरी, जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए कोर कोर्स 12 का पेपर लेकर आई हूँ, जो यह पेपर झारखंड का इतिहास है। यह पेपर सेमेस्टर 5 जीई जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, अर्थात उनके सिलेबस में भी यह टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि मध्यकाल में मुगल भी पूरी तरह से झारखंड पर अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही वो शासन करते थे। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इंग्लिश कंपनी को इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार झारखंड बिहार का ही भाग था और अंग्रेज मानते थे कि झारखंड के शासकों, जमींदारों एवं जागीरदारों द्वारा कर की अदायगी अंग्रेजों को ही होगी। किंतु अंग्रेज की यह धारणा तर्कसंगत नहीं थी, क्योंकि झारखंड के अनेक शासक यहाँ के ऐतिहासिक शासक थे, जिन्होंने मुगलों द्वारा बिहार और बंगाल की विजय के पूर्व ही अपने अपने राज्यों की स्थापना कर ली थी। वे अपने राज्यों में स्वतंत्र थे और कभी कभी मुगल बादशाहों और बंगाल के नवाब को कर दे दिया करते थे। उनकी स्थिति मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ कर राजाओं की थी और जब जब मुगलों ने उन पर आक्रमण किया तब उन्होंने थोड़ा बहुत कर देना स्वीकार कर लिया। वे प्रायः स्वतंत्र शासक थे, जिन पर मुगल अपना प्रशासकीय नियंत्रण पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए थे। वे दरबार का आयोजन करते थे, उनकी अपनी सेना थी, अपने न्यायालय थे और गद्दी पर उनका वंशानुगत अधिकार था। बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित था, जो पहले बिहार का ही एक भाग था। यह क्षेत्र पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ था। झारखंड दक्षिणी बिहार के विद्रोही जमींदारों की शरण स्थली बन गया था। अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले जमींदार छिपकर यहाँ के जंगलों में शरण लेते थे। यहाँ के जंगलों में छुपकर मराठा अंग्रेजों पर आक्रमण कर देते थे। इसलिए अंग्रेज झारखंड को अपने अधीन कर लेना चाहते थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को अपने अधिकार में करके उनसे कर की वसूली करना चाहते थे, ताकि उनसे राजस्व प्राप्त हो सके। वस्तुतः बंगाल में कंपनी राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा को मराठों एवं पहाड़ी राजाओं से भी खतरा था। इसलिए अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया, क्योंकि झारखंड उनकी नाकों में आ गया था और वह झारखंड के पहाड़ी मार्गों तथा प्रमुख किलों पर अपना अधिकार स्थापित कर अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे तथा यहाँ से राजस्व वसूली करना चाहते थे। तो झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से होता है। उस समय सिंहभूम के अंतर्गत 3 प्रमुख राज्य थे। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर पर जब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, उस समय अंग्रेजों ने सिंहभूम सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में
अपनी शक्ति एवं प्रभाव का विस्तार करने के लिए सोचा। उस समय सिंहभूम के अंतर्गत 3 प्रमुख राज्य थे। ये ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोरहट तथा हो लोगों का कोल्हान। इन राज्यों पर बार बार होने वाले मराठा आक्रमणों के कारण बंगाल बिहार के मुसलमान शासकों और बाद में अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्ति मिल गई थी। इसलिए सिंहभूम पर प्रवेश के लिए फर्ग्यूसन को जनवरी 1767 ईस्वी में सिंहभूम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया। मिदनापुर से आगे बढ़ते हुए फर्ग्यूसन ने सर्वप्रथम झारग्राम के शासक को परास्त किया। इससे डरकर रामगढ़, जामवनी, सिलदा, लालगढ़ आदि के शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे चलकर चतमा, बड़ाभूम, रायपुर तथा फुलकुसमा आदि के जमींदारों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब फर्ग्यूसन सुपुर तक पहुंच गया और उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही वह सिंहभूम में प्रवेश कर जाएगा। फर्ग्यूसन ने ढालभूम घाटशिला की ओर प्रस्थान किया। इसी दौरान ढालभूम राजा ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अंग्रेजों को रोकने के लिए अपने सैन्य शक्ति को कुशल बना लिया था और सड़कों को काट कर मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी थी। फर्ग्यूसन भी ढालभूम के राजा से सीधा सामना करने में डरता था और उसने उसके भतीजे को अपने पक्ष में कर लिया। वह स्थानीय लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। जब फर्ग्यूसन बलरामपुर से आगे बढ़ा तब राजा को कंपनी की अधीनता स्वीकार करने से संबंधित संवाद भेजा, लेकिन इन संवाद वाहकों को मार्ग में ही रोक लिया गया कि कोई भी व्यक्ति को ढालभूम राज्य में प्रवेश करने, किसी भी बाहरी व्यक्ति को ढालभूम राज्य में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। फिर भी राजा ने पूरा प्रयत्न किया कि अंग्रेजों को ढालभूमगढ़ अथवा घाटशिला पहुंचने नहीं दिया जाए, लेकिन फर्ग्यूसन ने ढालभूमगढ़ क्षेत्र पर अपना अधिकार सेना के साथ आक्रमण कर अपना अधिकार जमा लिया। जब वहाँ के राजा ढालभूमगढ़ के राजा ने देखा कि अब उन्हें अंग्रेजों को रोक पाना असंभव है, तब वे अपनी पूरी संपत्ति सहित अपने महल को आग की लपटों में झोंक देते हैं। फर्ग्यूसन 22 मार्च 1767 ईस्वी को घाटशिला के जलते महल पर अपना अधिकार कर लेता है। अंततः राजा पकड़ा जाता है और 1 वर्ष के पश्चात और उसे बंदी बनाकर भेज दिया जाता है। उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। 1 वर्ष के पश्चात राजा जगन्नाथ, जो वहाँ का पुराना राजा था, अपनी गतिविधियाँ तेज कर अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी गतिविधियाँ तेज कर देता है। उसे दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को भेजा जाता है। लेफ्टिनेंट रुक जगन्नाथ को बंदी बनाने में असफल रहता है, किंतु उसके भाई नीमू ढाल को बंदी बना लेता है। रुक की असफलता के बाद कैप्टन मॉर्गन को ढालभूम की स्थिति से निपटने के लिए भेजा जाता है। मॉर्गन सूचित करता है कि संपूर्ण इलाका कंपनी विरोधी विद्रोह को चला रहा है। वहाँ पे कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हो रहे हैं। तब कंपनी ने जगन्नाथ ढाल के गद्दी से हटाए जाने
और नीमू ढाल को राजा बनाए जाने की घोषणा करती है। अब ढालभूम के शासक जगन्नाथ ढाल ने कंपनी का विरोध बढ़ जाता है। जगन्नाथ ढाल का विरोध कंपनी के प्रति और तेज हो जाता है। जगन्नाथ ढाल के समर्थकों द्वारा अंग्रेजों को परेशान किया जाने लगता है। शीघ्र ही ढालभूम में कंपनी की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अपने कई पत्रों में चार्ल्स मॉर्गन ने ढालभूम की स्थिति का ब्यौरा लिखा है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी हार मानकर जगन्नाथ ढाल को पुनः शासक बनने की आज्ञा दे देती है। बामन घाटी के जमींदार तथा मयूरभंज के राजा भी घाटशिला के शासक को अपना सहयोग दे रहे थे, जिसके कारण मॉर्गन की कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई थी। इसी दौरान मराठों की भी गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई थी। वे भी बीच बीच में आक्रमण करते रहते थे। 1768 ईस्वी में ढालभूम में आंशिक शांति की स्थापना हो गई थी, क्योंकि कंपनी क्षेत्र के कुछ सरदारों को अपनी ओर मिला लिया गया। लेकिन जगन्नाथ ढाल अभी भी अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था, भीषण विद्रोह कर रहा था। इसी बीच ढालभूमगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र के भूमिजों ने नीमू ढाल के विरुद्ध अपना विद्रोह तेज कर दिया। हालांकि कंपनी द्वारा विद्रोह का दमन किया गया, लेकिन अभी भी अधिकांश जनता जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। अपने अथक प्रयासों के पश्चात जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त कराने में सफलता मिल जाती है, क्योंकि वह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कंपनी का विरोध करता रहता है। ढालभूमगढ़ का बहुत सारा क्षेत्र जगन्नाथ ढाल को स्वतंत्र करा लेता है। तब मिदनापुर के चीफ अलेक्जेंडर हिगिंसन ने वारन हेस्टिंग को पत्र लिखा कि कंपनी के द्वारा मनोनीत राजा नीमू ढाल के नियंत्रण में ढालभूमगढ़ का केवल 1/4 भाग है, शेष भाग जगन्नाथ ढाल के नियंत्रण में है। जगन्नाथ ढाल 1773 ईस्वी में उस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया जहां पर नीमू ढाल का क्षेत्र रहता है। अंतिम जिससे ब्रिटिश रेजिडेंट को बाध्य होकर नीमू ढाल की सहायता के लिए एक सैन्य टुकड़ी भेजनी पड़ती है और 1774 ईस्वी में भूमिजों ने अंग्रेज छावनी पर आक्रमण कर जगन्नाथ ढाल को भी सहयोग करते हैं। हल्दी फोकर छावनी के सेनाध्यक्ष सिडनी स्मिथ भी जगन्नाथ ढाल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का परामर्श देते हैं, परंतु जगन्नाथ ढाल का स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त रहता है, जिससे विवश होकर कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को ही ढालभूम का राजा मान लेती है। राजा जगन्नाथ ढाल 3 वर्षों में क्रमशः 2000, 3000 और 4000 रुपये सालाना कर के रूप में कंपनी को देना स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार प्रारंभिक प्रवेश ही कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक प्रवेश ही होता है वह काफ़ी संघर्षों एवं कठिनाइयों से भरा होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक प्रवेश सिंहभूम में बहुत कठिनाइयों से भरा रहता है। उसके बाद कंपनी की विस्तारवादी नीति से सिंहभूम के अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं और उस समय एक प्रतिनिधि
घाटशिला के नए राजा जगन्नाथ ढाल को बधाई देने जाते हैं। वो तब वहाँ के राजा बोलते हैं कि हमारे साथ वैसा ही रिश्ता कायम रखना जैसा उसके पड़ोसी अन्य राजाओं से रखना चाहिए। तो उस समय पोरहट प्रमुख क्षेत्र थे सिंहभूम में। बाकी जो क्षेत्र थे उसमें पोरहट एक क्षेत्र था। तो 1767 ईस्वी में पोरहट के सिंह राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे। उस समय कुछ व्यापारी मिदनापुर जो अंग्रेजों के अधीन था, नमक न लेकर उड़ीसा मराठों के अधीन जो था, मराठों के उससे नमक लेते थे और बीच में पड़ता था सिंहभूम। तो ये व्यापारी सिंहभूम होकर उड़ीसा जाते थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व में हानि हो रही थी। अतः कंपनी ने पोरहट के राजा को समझौते के लिए विवश कर दिया। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की मुसीबतें और बढ़ जाती है। पोरहट के राजा को समझौते के लिए विवश करता है कंपनी। 1820 ईस्वी में फिर कैप्टन रसेल की सहायता के लिए पोरहट राजा घनश्याम सिंह ने स्वेच्छा से संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया तथा कंपनी की अधीनता स्वीकार की तथा सालाना कर देना स्वीकार किया। बदले में कंपनी ने उसे सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। 1820 ईस्वी की संधि के पीछे पोरहट राजा के अपने उद्देश्य निहित थे। वह कंपनी का सहयोग प्राप्त कर सरायकेला खरसावां पर अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की प्रतिमा प्राप्त करना चाहता था, जो सरायकेला के राजा के पास चली गई थी। वह कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। सरायकेला खरसावां पर प्रभुत्व की स्थापना की बात तो कंपनी ने स्वीकार कर ली, लेकिन राजा के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में वह असफल रहे। अब कंपनी के दो अनुद्देश्य तो मान लिए, जैसे वहाँ की कुल देवी जो पौरी देवी थी उसको सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पर दबाव बनाकर वहाँ की मूर्ति को प्राप्त कर लिया और उसे पोरहट राजा को दे दिया, जिससे पोरहट राजा खुश हो गए। अब अंग्रेजों का अगला अभियान हो देशम पर होता है, जिसे कोल्हान के नाम से भी जानते हैं। हो लोगों का निवास स्थान हो देशम या कोल्हान या कोल स्थान, उसे कोल स्थान भी कहते हैं। कोल्हान पर मुगलों का कभी अधिकार नहीं रहा। ये हमेशा मुक्त रहते थे। मुक्त रहने के फलस्वरूप स्वतंत्रता प्रेमी एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। कंपनी काल में अपने युद्धक स्वभाव के कारण इन्हें लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता था। 1820 ईस्वी में मेजर रफरोज ने देशम कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया तथा चाईबासा के निकट सेरो नदी के किनारे लड़ाके कोलों से लड़ाई की। अनेक हो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, अनेक गांव जला दिए गए तथा कोलों ने युद्ध जारी रखा। अंततः अंग्रेजों द्वारा कोल विजय हेतु अनेक अभियान किए गए। लास्ट में अंततः 1837 ईस्वी में भीषण संघर्ष के पश्चात हो लोगों ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया और सीधा कंपनी को कर देना स्वीकार कर लिया। पहले ये कर पोरहट राजा के माध्यम से देते थे। इस तरह कंपनी दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के बाद
हो देशम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाई और 1837 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोल्हान नाम से एक नई प्रशासकीय इकाई का गठन किया। उसका नामाकरण कोल्हान क्षेत्र किया। उसके बाद कंपनी बाकी वहाँ के अन्य क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती है। पलामू, छोटा नागपुर खास, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों पर भी काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता पाती है। और हम देखते हैं कि अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मुश्किलों के बाद सिंहभूम में प्रवेश तो कर लेती है। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अधिकार करने में 7 दशक का समय लगता है। झारखंड राज्य क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार करने में, प्रवेश करने में 7 दशक का समय लगता है। सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगहों पर कंपनी का अधिकार 45 वर्षों के भीतर ही हो गया। 1765 से 1820 ईस्वी के बीच बाकी क्षेत्रों के भीतर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, किंतु कंपनी द्वारा कोल्हान पर अधिकार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को 70 वर्षों का समय लगा, जिसके सन 1837 ईस्वी में, जिसके 2 दशक बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। धन्यवाद।